नमस्कार। आज हम एशिया के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही अनोखे देश की बात करेंगे, मंगोलिया। हाँ, मंगोलिया। हमारे पास जो जानकारी है वो मंगोलिया एक विस्तृत परिचय पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे कि इसके भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आज ये देश कहाँ खड़ा है इसे समझें। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य से। मंगोलिया दुनिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला स्वतंत्र देश है। मतलब जमीन बहुत ज्यादा, लोग बहुत कम। हाँ, ये तथ्य अपने आप में मंगोलिया की विशालता और उसकी एक अलग पहचान को दिखाता है। ये एक स्थलारुद्ध देश है। स्थलारुद्ध यानी चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर में रूस है, दक्षिण में चीन। सोचिए कितने बड़े पड़ोसी हैं। हाँ, बिल्कुल। राजधानी उलान बातार है, भाषा मंगोलियन है और मुद्रा है तुगरिक। और आबादी 2025 के अनुमान के हिसाब से करीब 34 लाख। सिर्फ 34 लाख इतने बड़े देश में? हाँ, इतने विशाल भूभाग पर भारत के कई शहरों की आबादी इससे ज्यादा होगी। तो फिर इस विशाल भूगोल की तस्वीर है कैसी? जानकारी बताती है कि यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं, स्टेपी जिन्हें कहते हैं। जी, स्टेपी और ऊंचे पहाड़ भी हैं। और हाँ, वो मशहूर गोबी रेगिस्तान, वो भी यही है। और जलवायु? सुना है सर्दियां बहुत कठोर होती हैं। हाँ, जलवायु शीतोष्ण और शुष्क है, महाद्वीपीय कह सकते हैं। मतलब गर्मियों और सर्दियों के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और सर्दियां तो वाकई बहुत ठंडी, बहुत कठोर हो सकती है। अच्छा। देश का ज्यादातर हिस्सा खुला है प्राकृतिक रूप से, मतलब बड़े जंगल कम है। और यही खुलापन, ये विशाल मैदान, इसी ने वहां की पारंपरिक जीवन शैली को शक्ल दिया है। वो पशुपालन और चरवाहा संस्कृति वाली बात। बिल्कुल, वो घुमंतू चरवाहा संस्कृति, वो इसी भूगोल की देन है। और इसी माहौल में बौद्ध धर्म यहाँ प्रमुख है। लेकिन वो पुराने शमनवाद की परंपराएं भी आज भी जीवित हैं। शमनवाद वो क्या है? वो प्रकृति और आत्माओं से गहरे जुड़ाव की बात करता है। इस तरह के माहौल के लिए काफी स्वाभाविक लगता है ना? हाँ, ये तो है। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलें। यहाँ तो मंगोलिया का नाम इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में। हाँ, बिल्कुल। 13वीं सेंचुरी, चंगेज खान, यहीं से तो मंगोल साम्राज्य शुरू हुआ था ना, जो शायद इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य था। जी हाँ, वो मंगोलिया के इतिहास का कह सकते हैं शिखर था। उसने सिर्फ मंगोलिया को ही नहीं, पूरे यूरेशिया के इतिहास को बदल दिया था। कमाल है। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और बड़े बदलाव आए। पहले तो चीन के असर से आज़ादी मिली। अच्छा। फिर लगभग 7 दशक तक सोवियत संघ का बहुत गहरा प्रभाव रहा। 1924 में मंगोलिया एक समाजवादी गणराज्य बन गया। समाजवादी? ओके। हाँ, तो उसने समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था सबको बिल्कुल नया रूप दे दिया। फिर 1990 के आसपास जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, मंगोलिया ने भी लोकतंत्र और खुले बाजार की तरफ कदम बढ़ाया। तो ये बदलाव आसान नहीं रहा होगा। इन इतिहास और ये समाजवादी अतीत इसी के साथ अपनी नई पहचान बना रहा है। तो आज वहाँ सरकार कैसे चलती है? क्या वो पश्चिमी देशों जैसा लोकतंत्र है? देखिए, जानकारी के हिसाब से ये एक संसदीय गणराज्य है। राष्ट्रपति होते हैं जो राष्ट्र प्रमुख हैं, जनता चुनती है उन्हें, और प्रधानमंत्री सरकार चलाते हैं जिन्हें संसद चुनती है। संसद यानी स्टेट ग्रेट खुराल। हाँ, स्टेट ग्रेट खुराल। तो सिस्टम तो लोकतांत्रिक है, शक्तियों का बंटवारा है। पर हाँ, कोई भी नया लोकतंत्र हो, चुनौतियां तो होती ही हैं, लेकिन संस्थाएं काम कर रही हैं। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं। इतना बड़ा देश, स्थलरुद्ध, 2 बड़े पड़ोसी, जाहिर है असर तो पड़ता होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। मंगोलिया की अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं एक बड़ी सच्चाई ये है कि वो खनिज संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। खनिज जैसे कोयला, तांबा, सोना, ये मुख्य है। इनका बड़े पैमाने पे खनन होता है और ज्यादातर निर्यात होता है। अब इसमें एक पेंच है, ये निर्भरता विकास तो देती है, पर वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव पर बहुत निर्भर कर देती है, और अपने पड़ोसियों पर भी, खासकर चीन पर। हाँ, चीन तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होगा शायद। बिल्कुल। तो ये एक तरह की दोधारी तलवार है। इसके अलावा वो पारंपरिक पशुपालन जो है ना, हाँ, भेड़ बकरियां। हाँ, उनसे ऊन और कैश्मीर मिलता है। वो आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अहम हिस्सा है। लेकिन मौसम का भी बहुत असर पड़ता है। मौसम जैसे बहुत कठोर सर्दियां पड़ जाती हैं कभी-कभी, जिन्हें जुद कहते हैं।
वो पशुओं के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है उससे। ओह, ये तो मुश्किल है। अब संस्कृति की बात करते हैं। मंगोलिया मतलब घोड़े और वो गोल वाले टेंट, है ना? हाँ हाँ, ये छवि बिल्कुल सही है। काफी हद तक आज भी यही सच्चाई है। मंगोल संस्कृति वाकई बहुत अलग है और घुड़सवारी तो उसका मतलब अभिन्न अंग है। घोड़े सिर्फ आने जाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। घोड़े वहाँ पहचान है, आजादी का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है। संगीत भी बहुत खास है। आपने खूमी के बारे में सुना है? खूमी? नहीं, क्या है? ये गले से गाने की एक अनोखी तकनीक है। गायक एक साथ कई अलग-अलग सुर निकाल सकता है, जैसे हवा या पानी की आवाज की नकल करते हुए। अरे वाह! हाँ, और पारंपरिक तीरंदाजी जिसे सुर खारवान कहते हैं, वो भी अहम है। चित्रकला भी। और वो गोल टेंट। हाँ, गियर या यूर्ट भी कहते हैं शायद। हाँ, गेर रूसी प्रभाव से यर्ट भी कहते हैं। वो आज भी ग्रामीण जीवन का केंद्र है। हल्का होता है, मौसम के हिसाब से ठीक रहता है, आसानी से ले जा सकते हैं, बिल्कुल घुमंतु जीवन के लायक। और खान-पान? ऐसे मौसम में क्या खाते पीते होंगे लोग? खान पान भी बिल्कुल वहाँ के माहौल और पशुपालन पर आधारित है। मांसाहार प्रमुख है, भेड़ बकरी का मांस ज्यादातर। अच्छा। दूध और दूध से बनी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। दही, पनीर और एक खास चीज है एयॉर्क। एयॉर्क? हाँ, ये घोड़े के दूध को फर्मेंट करके बनाते हैं। एक पारंपरिक ड्रिंक है। गर्मियों में खूब पीते हैं और चाय भी पीते हैं। चाय तो हम भी पीते हैं। हाँ, पर उनकी चाय थोड़ी अलग होती है। सुतेत से कहते हैं। उसमें दूध, नमक, कभी-कभी मक्खन भी डालते हैं, ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए। नमक वाली चाय, दिलचस्प है। और वो मशहूर नाडम फेस्टिवल, वो क्या है? हाँ, नाडम। वो तो मंगोलियाई संस्कृति का एकदम जीता जागता रूप है। हर साल गर्मियों में होता है। इसे 3 मर्दाना खेल का उत्सव कहते हैं। 3 खेल? कौन-कौन से? एक तो मंगोलियाई कुश्ती, बोख कहते हैं उसे। पहलवानों की खास ड्रेस होते हैं। फिर लंबी दूरी की घुड़दौड़ होती है, जिसमें अक्सर छोटे बच्चे जॉकी होते हैं। बच्चे? हाँ, बहुत कम उम्र के। और तीसरा तीरंदाजी। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये मंगोलियाई लोगों की ताकत, उनका कौशल, उनकी विरासत, उनके राष्ट्रीय गौरव का जश्न है। पूरा समुदाय एक साथ आता है। वाह, सुनने में ही रोमांचक लगा। अच्छा, जानकारी में भारत और मंगोलिया के संबंधों का भी जिक्र था। ये थोड़ा इतना है, मतलब भूगोल तो बहुत अलग है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। 2015 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे, वो एक बड़ी बात थी। उसके बाद दोनों देशों ने अपने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। रणनीतिक साझेदारी? किन क्षेत्रों में? भारत वहां आईटी, शिक्षा, रक्षा सहयोग, इन सब क्षेत्रों में मदद कर रहा है। लेकिन सबसे गहरा रिश्ता शायद साझा बौद्ध विरासत का है। बौद्ध धर्म? हाँ, भारत बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है और मंगोलिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों देशों के बीच एक तीसरा पड़ोसी जैसा रिश्ता बनाता है। तीसरा पड़ोसी? ये दिलचस्प शब्द है। हाँ, ये मंगोलिया के लिए भू राजनीतिक रूप से भी अहमियत रखता है, क्योंकि वो 2 बड़े पड़ोसियों के बीच है ना। हाँ, ये बात तो है। पर हर देश की तरह मंगोलिया के सामने भी अपनी चुनौतियां होंगी। किन मुश्किलों से जूझ रहा है ये देश? हाँ, चुनौतियां हैं और काफी गंभीर हैं, कई स्तरों पर हैं। सबसे बड़ी चिंता तो जलवायु परिवर्तन और बढ़ता रेगिस्तानीकरण है। रेगिस्तानीकरण? गोबी रेगिस्तान बढ़ रहा है। हाँ, और सिर्फ गोबी ही नहीं, दूसरे इलाके भी प्रभावित हो रहे हैं। मंगोलिया उन देशों में है जहां ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत ज्यादा दिख रहा है। चरागाह सूख रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, पारंपरिक पशुपालन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ओह, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चुनौती सामाजिक है। गांवों से युवाओं का पलायन। शहरों की तरफ या विदेश? दोनों तरफ। बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार की तलाश में युवा शहरों में जा रहे हैं, खासकर उलानबतर, या फिर विदेश जा रहे हैं। इससे गांव कमजोर हो रहे हैं। वो पारंपरिक ज्ञान, वो जीवन शैली, उसका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। और अर्थव्यवस्था या राजनीति के स्तर पर क्या चुनौतियां हैं? अर्थव्यवस्था में, जैसा हमने पहले बात की, वो खनिजों पर बहुत ज्यादा निर्भरता, वो एक बड़ी कमजोरी है। हाँ, वो संसाधन अभिशाप वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब दुनिया के बाजार में खनिजों के दाम ऊपर नीचे होते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। विविधता की कमी है
और भू राजनीति वो शायद सबसे बड़ी और स्थायी चुनौती है। रूस और चीन के बीच होना। बिल्कुल, उन दोनों विशाल पड़ोसियों के बीच संतुलन साधना बहुत मुश्किल काम है। मंगोलिया को दोनों से अच्छे रिश्ते रखने हैं, लेकिन अपनी आज़ादी और अपने हितों को भी बचाना है। तो वो तीसरा पड़ोसी वाली नीति इसीलिए है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मंगोलिया अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, यूरोपियन यूनियन इन सब के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पर जोर देता है, थोड़ा संतुलन बनाने के लिए। ये तो बहुत ही नाजुक स्थिति है। तो इन सब बातों को देखते हुए दुनिया में मंगोलिया अपनी क्या भूमिका देखता है? देखिए, मंगोलिया अपनी पहचान एक शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक देश के तौर पर बनाना चाहता है। वो यूएन का सक्रिय सदस्य है, अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन में भी सैनिक भेजता है। अच्छा। अपनी खास लोकेशन की वजह से वो परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बने रहने पर जोर देता है। पर्यावरण के मुद्दों पर, खासकर रेगिस्तानीकरण को रोकने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता है और अपनी अनोखी घुमंतू संस्कृति को बचाना और दुनिया को दिखाना ये भी उसकी एक प्राथमिकता है। तो एक तरह से पूरब और पश्चिम, परंपरा और आधुनिकता के बीच पुल जैसा बनने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से वही कोशिश है। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो क्या कहेंगे? हमने देखा कि मंगोलिया सिर्फ वो चंगेज खान या बड़े बड़े मैदानों वाला देश नहीं है। ये एक बहुत जटिल, एक गतिशील देश है। हाँ, हजारों साल पुरानी घुमंतू परंपराएं हैं, 20वीं सदी के बड़े राजनीतिक प्रयोग हैं और आज लोकतंत्र के रास्ते पर चलते हुए नई चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। बिल्कुल सही। मंगोलिया की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। कैसे भूगोल किसी देश की किस्मत तय करता है, कैसे इतिहास का बोझ या विरासत आज भी असर डालती है, और कैसे एक छोटा देश दो महाशक्तियों के बीच अपनी राह बनाने की जद्दोजहद करता है। हाँ, ये जलवायु परिवर्तन के सामने पारंपरिक जीवन कैसे संघर्ष कर रहा है, अर्थव्यवस्था में विविधता कितनी जरूरी है और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना कितना मुश्किल है, इन सब का एक जीता जागता उदाहरण है मंगोलिया। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। मंगोलिया अपनी सदियों पुरानी वो घुमंतू विरासत और भविष्य की जो आर्थिक उम्मीदें हैं, उनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा, खासकर तब जब उसके दोनों ताकतवर पड़ोसी उस पर अपना असर बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उसकी वो अनोखी संस्कृति और जीवन शैली इस बदलते वक्त में आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन के दौर में बच पाएगी या उसे किसी नए रूप में ढलना होगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा और शायद इससे हमें दुनिया के और भी कई हिस्सों की चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी।